हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन को। इस तीनों को हम लोग देखने वाले हैं। ये जो है ये क्लास 7th का 8th चैप्टर है, विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन। जैसे चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। विंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टॉर्म के बारे में पढ़ने वाले और साइक्लोन के बारे में पढ़ने वाले। मेन फोकस हमारा इसी पर रहेगा, लेकिन हम लोग इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो विंड के ऊपर करने वाले हैं। तो विंड का हम लोग डिफिनेशन देखें तो विंड क्या होता है, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मतलब कि जो एयर मूव कर रहा है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, विंड कहते हैं। अगला पॉइंट है, सिंस एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, विंड इज द फ्लो ऑफ गैसेस ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब इसको हम अदर वर्ड में ये समझाएं तो जो एयर होता है, एयर क्या होता है, गैस का मिक्सचर है। एयर क्या है, गैस का मिक्सचर है। इसमें बहुत सारे गैसेस मिलकर हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारे मतलब नियॉन, आर्गन, जो भी बहुत सारे, ऑक्सीजन, जो भी है, बहुत सारे गैसेस क्या होते हैं आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एयर। और जब इसका फ्लो होता है तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, विंड बोल देते हैं। तो अब अगर ये फ्लो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारे गैसेस फ्लो हो रही है। तो इस पॉइंट का ये कहना है कि जैसा कि जो गैसेस हैं वो क्या, सॉरी, जो एयर है, एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। इसीलिए विंड क्या होगा, गैसेस का फ्लो होगा लार्ज स्केल पे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा गैसेस जब फ्लो होगी तब क्या होगा, वो आपको विंड का फॉर्म ले लेगी। इसको अदर वर्ड में आप बोल सकते हो। अगला पॉइंट है, विंड्स आर काउज्ड बाय हीटिंग डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मतलब कि विंड जो होता है, विंड किसके कारण से होता है, मतलब कि ये जो एयर है, एयर क्यों मूव करता है, तो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है हीटिंग डिफरेंस, मतलब कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है, अलग अलग प्लेस पे, दैट इज वाई विंड होता है। दूसरा कि अर्थ मूव कर रहा है, हम लोग देखे हुए हैं, जानते हैं कि अर्थ क्या कर रहा है, हमेशा मूव करता है। तो अर्थ के मूवमेंट के कारण भी क्या होता है, विंड होता है। हम लोग टाइप्स ऑफ विंड देखें तो पहला है ड्यूरेशन के बेसिस पे। अगर हम ड्यूरेशन के बेसिस पे विंड को डिवाइड करें तो वो टू टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला होगा लॉन्ग ड्यूरेशन विंड और दूसरा हो जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन विंड। अगर दूसरे बेसिस पे स्ट्रेंथ के बेसिस हम विंड को डिवाइड करें तो तीन हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ विंड, मीडियम स्ट्रेंथ विंड एंड लो स्ट्रेंथ विंड। और स्पीड के बेसिस पर अगर हम विंड को डिवाइड करें तो दो टाइप पार्ट्स में डिवाइड होंगे, स्लो विंड एंड फास्ट विंड। इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ विंड होते हैं, जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड। तो ये सब चीज़ आगे देखेंगे, बस टाइप्स ऑफ विंड देख लिया। अब विंड के कारण क्या क्या होता है, तो विंड के कारण आपको टॉर्नेडो देखने को मिलेंगे, विंड के कारण साइक्लोन देखने को मिलेंगे। विंड से हम लोग को जो कि विंड से हम लोग पवन चक्की से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उससे उसके यूज करते हैं विंड को। इस तरह से फैन के लिए, फैन हमको विंड देती है। हेयर ड्रायर विंड के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। और पतंग भी किसके कारण उड़ती है, विंड के कारण। तो ये सभी एप्लीकेशन है विंड के। और विंड के कारण से जो मतलब डिजास्टर यूजन से जो भी होता है, तो ये आपको डिजास्टर एक तरह से कह सकते हैं इसको। अब हम लोग देखने वाले हैं, अगला पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एयर प्रेशर या प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। अब ये होता क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब है हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, और इसी ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम लोग क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। और ये एटमॉस्फेयर क्या है, गैसेस हैं। तो ये जो गैस है अर्थ के ऊपर पूरा पूरा बहुत फैली हुई है। तो ये क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अर्थ पे जो भी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ पे ये क्या है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर, इसमें गैसेस पूरे पूरे क्या हैं, भरे हुए हैं। तो अर्थ पे जो भी चीज़ें रहेंगी ये क्या करेगा, इसके ऊपर वेट, एक तरह से एयर का जो वेट होगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो एयर का वेट होगा उसे हम लोग बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ गया। आगे अगला पॉइंट है, ऑल गैसेस इन एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर। मतलब कि जितने भी क्या कहते हैं, धरती पे जो भी ऑब्जेक्ट हैं सब कुछ के ऊपर एयर प्रेशर लगते हैं। मतलब कि जो गैसेस हैं सभी के ऊपर क्या करता है, अपना वेट देता है। द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन। मतलब कि अर्थ पे भी प्रेशर डालता है, अर्थ पे ऑब्जेक्ट पे भी जो है वो भी उस पर भी प्रेशर डालता है। कौन, गैस। मतलब कि अपना वेट देता है। और इंक्लूडेड ह्यूमंस के भी ऊपर एयर प्रेशर लगता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ह्यूमन बॉडी बाय एटमॉस्फेयर इज कंपेंस्ड बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस इनसाइड ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि हम लोग ह्यूमन हैं तो हम लोग ह्यूमन
पे जो प्रेशर लग रही है, ये प्रेशर कैंसिल आउट कैसे हो रहा है? जैसे कि ये हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है तो हम तो दब जाएंगे, तो ये फिर प्रेशर हम लोग दबते तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, इसका कैंसिल आउट होता है। मतलब कि इधर से ही हमारे बॉडी के जो अंदर के एयर हैं वो क्या करता है, इसको ऊपर की ओर इस एयर प्रेशर को कैंसिल आउट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ह्यूमन से हटके एक बॉक्स का ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंटेनर है या फिर बॉक्स है, अगर इसमें कुछ नहीं है तो हवा भरा रहता है। अब देखिए कि हमारे बाहर से अगर इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही है तो ये जो कंटेनर है, कंटेनर क्या होना चाहिए, चिपक जाना चाहिए, पिचक जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये पिचकता नहीं है। इसका मतलब कि इसके अंदर का जो एयर है वो एयर क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जो कि इस कंटेनर को दबने से क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो ये मतलब कि हम सिमिलरली ये केस हमारे बॉडी के भी अंदर होते हैं। हमारे बॉडी के में जो गैसेस हैं वो गैस उस मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है, या यू कैन से कंपेंसेशन कर देती है। मतलब कि उसका क्या कर देता है, विरोध ही, मतलब उसको कैंसिल आउट कर देता है। The force or the pressure exerted by air, wind makes loose paper, hair, flax, leaves of tree. For example अगर हम इसको दूसरे वर्ड में समझाएं तो एयर प्रेशर के कारण क्या होते हैं, सभी चीज़ें लूज होते हैं। मतलब कि या यू कैन से क्या कहते हैं, जैसे कि लीव क्या करते हैं, मतलब जैसे फ्लैग हम लोग का इस तरह से होता है, मतलब यू कैन से फहड़ जाना, सिमिलरली यू कैन से इस वर्ड पे यूज़ कर सकते हो। तो इसके कारण किसके कारण होता है, तो विंड के कारण ही आपको ये देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है मैन्युअली टास्क लाइक राइडिंग बाइसाइकिल और रोइंग बोट अगेंस्ट द विंड रिक्वायर्स मोर मस्कुलर एनर्जी। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम एयर के अगेंस्ट, मतलब कि विंड के अगेंस्ट, मतलब मान लीजिए कि एयर मूव इधर से इधर कर रहा है, मतलब विंड का डायरेक्शन क्या है, इधर है। अगर हम इसके अगेंस्ट में, मतलब इधर हम साइकिल चला रहे हैं या बोट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मस्कुलर एनर्जी क्या करना लगेगा, लगाना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मली जितना फोर्स लगाते हैं उससे ज़्यादा आपको इधर इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, तो ड्यू टू अपोजिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय विंड सिमिलरली। अब हम इसलिए क्यों हम लोग को प्रेस फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी, क्योंकि ये जो विंड है, ये विंड भी हमारे ऊपर इधर से क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जिस तरह से ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट करता है विंड, सिमिलरली ये फ्लो ऑफ एयर, मतलब ये जो विंड है, ये विंड भी क्या करता है, ह्यूमन बॉडी या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आप राइड कर रहे हो, चल रहे हो, तो आपके अगेंस्ट में ये फोर्स लगा रहा है और आप इसके अगेंस्ट में लगा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इस फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। इसीलिए आपको ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी की ज़रूरत होती है, या फिर अगर किसी इवेंट के अगेंस्ट काम करते हो तो। इफ़ राइडिंग एंड रोइंग रेयर बीइंग डन इन डायरेक्शन ऑफ विंड देन दीज टास्क रिक्वायर लेस मस्कुलर एनर्जी देन नॉर्मल। अगर आप इसी जगह पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल क्या करते हो, या फिर साइकिल ही का ही एग्जाम्पल ले लेते, साइकिल राइड करते हो, मतलब हम इधर भी विंड है और इधर ही साइकिल लगाते हैं, तो नॉर्मल से कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर अगेंस्ट करेंगे तो आपको नॉर्मल से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस फोर्स को कैंसिल आउट करना होता है, तब हमारा बाईसाइकिल आगे जाएगी। लेकिन जब हम इसी से डायरेक्शन में हम लोग साइकिल चलाते हैं तो होता कुछ यूँ है कि हम लोग का जो ये फोर्स है, ये फोर्स हमको सपोर्टिंग फोर्स हो जाता है। मतलब ये भी विंड क्या करता है, हमको इधर ही प्रेशराइज कर रहा है कि आगे बढ़ो, हमको बस थोड़ा सा ही प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा साइकिल बढ़ जाता है। मतलब कि जब हम विंड के डायरेक्शन में क्या कहते हैं कोई भी साइकिल या फिर कोई वर्क करेंगे तो हमको लेस वर्क क्या कहते हैं लेस मस्कुलर एनर्जी लगेगी। यहीं अगर हम अगेंस्ट करेंगे तो हमको क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो इसके बहुत सारे आप एक्टिविटी देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक एक्टिविटी यहाँ पे भी दर्शाया गया है। तो आपको ये प्रोसीजर बताया गया है। प्रोसीजर में क्या करना है, तो मैं बस यहाँ फिगर से बता देता हूँ। एक कंटेनर ले लेना है, कंटेनर में क्या करना है, आपको गर्म पानी पूरा भर देना है। गर्म पानी भरने के बाद क्या करना है, उस ढक्कन को, मतलब कि जो उस कंटेनर को कम्प्लीटली क्लोज कर देना, मतलब एयर टाइट पूरा कर देना है। एयर टाइट करने के बाद क्या करना है, आपको कोल्ड वाटर उस कंटेनर के ऊपर ड्रॉप करना है। जैसे ही कोल्ड वाटर दोगे तो ये टिन जो है या फिर जो कंटेनर है वो क्या हो जाएगा, अपने आप में क्या हो जाएगा, मतलब डिसऑर्डर हो जाएगा, पूरा पिचक जाएगा एक टाइप से। तो ये क्यों होता है, तो होता कुछ यूँ है कि जब हम गर्म पानी करते हैं तो उससे वाटर वेपर क्या होता है, बाहर निकलती है। तो इस कंटेनर में क्या हो जाता है, जहाँ तक वाटर फिल की हो तो किए ही हो, लेकिन उसके एक खाली स्पेस जो होता है वहाँ पे आपका वाटर वेपर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम ठंडा वाटर इसके ऊपर देते हैं तो ये जो वाटर वेपर है ये क्या हो जाता है, कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ का जो क्या कहते हैं
स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे वो तो खाली हो गया ना, वहाँ पे कोई एयर ही नहीं है, तो एयर क्या, तो ये क्या हो जाता है, एयर ही नहीं होगा तो ये जो एटमॉस्फेयर है, मतलब ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इधर अपना फोर्स लगाती है और इसे क्या हो जाती है, पिचक जाती है। तो एयर, इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर ये एक प्रूव है कि भाई जो एयर है वो क्या कर रही है, अपना प्रेशर लगा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि सकिंग स्ट्रॉ डिक्रीजेज प्रेशर इनसाइड। इसमें सिमिलरली हम लोग जब कोई भी, जैसे कि मान लो जूस वगैरह सब पीते हैं तो उसमें एक स्ट्रॉ दिया हुआ रहता है, तो ये स्ट्रॉ वर्क कैसे करता है, तो सेम हम क्या करते हैं, इस स्ट्रॉ में जो एयर होता है उस एयर को सक करते हैं, मतलब मुंह से खींचते हैं। तो होता क्या है कि इस स्ट्रॉ का एयर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो एयर का बाहर निकल जाएगा तो इस स्ट्रॉ में क्या होता है, कोई प्रेशर, मतलब कि बाहर की तरफ प्रेशर लगाने वाला एयर भी जो था वो भी नहीं बचता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होने के कारण तो ये वाटर ही क्या हो जाता है उसके अंदर, या फिर जो पी रहे हो उस स्ट्रॉ में चली जाती है, क्योंकि इसका प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर लगाने वाले हैं ही नहीं, तो ये क्या हो जाता है, हम लोग से मुंह में आ जाती है। तो इस तरह से स्ट्रॉ वर्क करती है। सिमिलरली टायर ट्यूब बर्स्ट व्हेन फिल्ड विद एयर ड्यू टू द फैक्ट द प्रेशर इनसाइड द बिकम हायर देन द आउटर एटमॉस्फेयर। अब होता कुछ यूँ है कि हमारा जो, जब हम ट्यूब में बहुत ज़्यादा हवा दे देते हैं तो वो ट्यूब क्या हो जाएगी, फट जाएगी। क्यों फट जाएगी, तो जब हम एयर ट्यूब में हवा देते हैं तो एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है इस ट्यूब के वॉल पे। तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस एयर, जब हम हवा भर देते हैं तो होता कुछ यूँ है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर वाला प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, इस ट्यूब को फाड़ देता है, मतलब कि ब्रेक डाउन करके ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि इसको तो बाहर का जो फोर्स लगा रहा था एटमॉस्फेयर, उससे तो इसका फोर्स ज़्यादा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल करने के बावजूद भी इसके पास फोर्स है या फिर एनर्जी है, तो वो क्या कर लेता है, बाहर की ओर अपना रिलीज हो जाता है और वो क्या करता है, इस ट्यूब को फाड़ देता है। तो इस तरह से एयर प्रेशर वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरे क्या कहते हैं, एयर के कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला देखे थे, मतलब यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ एयर अभी हम लोग देख रहे हैं। पहला देखे कि एयर जो है वो क्या कर रहा है आपका, कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि एज द प्रेशर ऑफ एरिया रिड्यूस विंड स्पीड इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। दूसरा क्या कह रहा है, मतलब दूसरा जो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर है वो ये कह रहा है कि अगर प्रेशर घटेगा, एयर का प्रेशर घटेगा तो मतलब एयर घटेगा तो विंड का जो है मतलब विंड का जो एरिया है या फिर विंड का जो स्पीड है, सॉरी, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर कहीं का, मतलब इस एरिया का प्रेशर अगर लो है तो विंड का स्पीड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन विंड का स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी के वाइस वर्सा, मतलब कि अगर कहीं पे विंड का स्पीड अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्या है, आपका एक प्रिंसिपल है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के नाम से इसको आगे जाना जाता है। लेकिन जस्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मिस्टेक होगी और आपका जो स्लाइड है वो स्लाइड क्या हो गया, भाग गया। तो स्लाइड को हम लाने की कोशिश करते हैं फिर से, प्लीज़ वेट एंड वेयर इज दैट, यप दिस बात। तो होता कुछ यूँ है, तो ये मतलब हम लोग अभी देख रहे थे कि एयर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज करेगा तो वहाँ पे विंड का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या अगर कहीं विंड का स्पीड अगर ज़्यादा है तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके साथ भी आपको एक एग्जांपल दिया गया है, इसको अगर शॉर्ट नोट्स में दिखेगा या फिर इसको डिफिनेशन या फिर एक स्टेटमेंट के तौर पे देखें तो हाई स्पीड विंड्स आर कंपेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, एयर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। मूवमेंट ऑफ एयर, अगर एयर का विंड का स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होती है, मूव करती है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ये है कि आपको करना क्या है, दो बलून ले लेना है, दो बलून में क्या करना है, आपको हवा भर देनी है और इस तरह से स्ट्रिंग में क्या करना है, दोनों को बांध देनी है। अब करना क्या है आगे, इस बीच में ये जो हवा, मतलब दो बलून के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस में आपको जब फूकोगे तो होगा कुछ यूँ कि बलून सट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये उसी वो जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है। होता कुछ यूँ है
कि जब हम फूंकते हैं इस इधर से, जब हम फूंकते हैं तो इस बीच का जो विंड का स्पीड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एटमॉस्फेरिक इधर का बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाता है। और बाहर का प्रेशर तो ज्यों का त्यों ही रहता है, तो इधर का प्रेशर घट जाएगा तो ये क्या कर देता है, इस बलून को इधर धकेलता है। दैट इज वाई ये दोनों क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसके और एग्जाम्पल ये हैं कि जब आप पेपर का एक स्ट्रिप टुकड़ा ले लोगे और टुकड़ा को मुंह में लेके फूकोगे या फिर मुंह के पास लेकर फूकोगे तो ये टुकड़ा नीचे जाने के बजाय आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। क्यों होता है, क्योंकि जब हम ऊपर फूक रहे होते तो इधर का प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो नीचे वाला प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है, तो ऊपर वाला प्रेशर घट जाता है। तो ये प्रेशर क्या कर देता है, इसको ऊपर कर देता है। दैट इज वाई हम लोग जब फूकते हैं किसी पेपर के टुकड़े को तो वो ऊपर चला जाता है। तो इससे ये क्या क्या प्रूफ होता है कि जब अगर एयर मूव कर रहा है या फिर विंड का स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगला पॉइंट है या फिर अगला प्रॉपर्टी ऑफ एयर ये कह सकते हो कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। मतलब कि एयर क्या होता है, हीट करने पर एयर को वो क्या होता है, एक्सपेंड करता है। तो हम लोग अभी तक 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। पहला पढ़े थे कि एयर क्या होता है, कि एयर का स्पीड बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा। दूसरा पढ़े कि एयर कहाँ से कहाँ मूव होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव होता है। और तीसरा ये वाला पढ़े थे कि एयर क्या करता है, अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब हम चौथा देख रहे हैं कि एयर को जब आप गर्म करोगे तो उसका क्या हो जाता है, एरिया या फिर वो बढ़ जाता है, उसका वो एक्सपेंड कर जाता है जब हम गर्म करते हैं। तो इसका भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग इसको फिगर के थ्रू। पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। एयर मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि गर्म करने पे हीट होगा, मतलब को एक्सपेंड करेगा, और कूल करने पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सट जाएगा, मतलब चिपक जाएगा एक तरह से। हॉट एयर मॉलिक्यूल्स टेक मोर स्पेस देन कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स। हॉट एयर मॉलिक्यूल्स मतलब कि अगर कोई गर्म हवा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा स्थान घेरेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो जो ठंडा हवा है। वार्म और हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। मतलब कि वार्म या फिर जो गर्म हवा है वो क्या होता है, ठंडे हवा से हल्का होता है। आगे है वार्म एयर लाइक एस्मोस राइज अप एंड कूल एयर सेटल डाउन। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे एक आपको दे दिया है कि जब हम कोई भी चीज़ खाना चूल्हा पे बनती है या फिर अगर देखते हो कि कोई मतलब कोई लकड़ी वगैरह सब जलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उससे क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, या मतलब धुआं निकलती है। धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो धुआं होता है, धुआं ऑब्वियस एक्चुअल में क्या होता है, एयर वो हॉट होता है, मतलब गर्म होता है। क्यों, क्योंकि आग से निकला है तो ये गर्म होता है। तो अब अभी हम लोग देखें कि गर्म हवा क्या हो जाता है, वो एक्सपेंड करता है। तो ये एक्सपेंड होने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है इसका प्रेशर, और इसका प्रेशर हल्का होने के बाद ये क्या हो जाता है, ऊपर चले जाते हैं। ये आपको आगे क्लियर हो जाएगी। अगला पॉइंट ये कह रहा है व्हेन वार्म अप राइजेज अप इट क्रिएट्स लो प्रेशर इन द एरिया और सराउंडिंग कूलर देन एयर फ्रॉम रिलेटिवली हाई प्रेशर देन कम्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ने ये पढ़े कि जो कोई गर्म हवा है, गर्म हवा क्या करता है, एरिया ज़्यादा सेकता है, हल्का हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होते हैं, ऊपर रहते हैं, और जो क्या कहते हैं हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे रहते हैं। तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो जब कोई हवा गर्म होता है तो गर्म हवा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ऊपर जो ठंडी हवा है वो क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। जब ये ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा साइड में देखें कि जब गर्म हवा गर्म हुआ तो गर्म हुआ तो ये क्या हो जाता है, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा तो ठंडा हवा तो नीचे आएगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तब वहाँ से ये एयर नीचे आएगा। तो तब तक के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, वैक्यूम, मतलब कि कम एयर रहता है यहाँ पे। और कम एयर रहने की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्या कहते हैं, जनरेट हो जाता है। मतलब कि अगर कोई एयर क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग कोई जो वार्म एयर है या हॉट एयर है वहाँ पे क्या हो जाता है, एरिया या फिर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, ठंडे हवा के रिस्पेक्ट में। तो यही पॉइंट ये कह रहा है कि जब वार्म एयर राइज जब इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर इन द एरिया सो सराउंडिंग एयर कूल्ड। मतलब कि जो सराउंडिंग एरिया का जो कूल एयर होता है उससे कम प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है कि क्या कर रहे हैं, 2 बीकर ले रहे हैं, 2 बीकर में एक ट्यूब ले रहे हैं। दोनों ट्यूब का कंडीशन ये है कि दोनों तरफ से खुला हुआ है, ठीक है।
अब है कुछ यूँ या फिर कि इस ट्यूब को हम लोग इस बीकर में दे दिए और इसके एक एंड पे क्या कर दिए, बलून लगा दिए। ठीक है, जब ठंडा एयर में इस बलून को रखा गया तो वो क्या हो गया, चिपक गया इस तरह से। लेकिन जब इसको गर्म पानी वाले मतलब इस बीकर में अगर हम गर्म पानी दे दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, जो ए मतलब कि ये जो बलून है, बलून क्या हो जाएगा, हो गया हल्का सा फूलने लगा। और ये एक्सपेरिमेंट आप घर बड़े सभी भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्यूब के अंदर से क्या कर रहा है, बलून में कोई हवा भर रहा है। हवा भरेगा कौन, मतलब कि यहाँ का जो एयर है, एयर क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और जो यहाँ का हवा क्या आ रहा है, नीचे जा रहा है। तब ना ये चिपक गया, ये क्या हो जाएगा, फूल गया। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके तरह से आप प्रूफ कर सकते हो कि जो एयर होता है, गर्म हवा ऊपर जाता है और ठंडा हवा क्या होता है, नीचे आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसका एक और एग्जांपल है कि जब हम किसी चीज़ को किसी हॉट एयर में क्या करते हैं, कोई ऊपर इस तरह से बॉक्सेस खाली या पेपर वगैरह सब का रख देते हैं और तब यहाँ पे गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये बॉक्सेस क्या हो जाता है, फैल जाता है। यहीं अगर मतलब छोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हॉट एयर जो है, हॉट एयर जो है वो हमेशा ऊपर की ओर मूव करता है। इसका आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। एक पेपर का या फिर पन्नी ले लेना, ऑब्वियसली पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन को टांग देना उल्टा करके, खुला मुंह नीचा होना चाहिए। और ऐसे जब रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में मतलब चिपका हुआ ना, मतलब सिकुड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम मोमबत्ती या फिर कोई जला दें तो ये क्या होता है कि ये पूरा पूरा फूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एयर इसमें भरा है। भरा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोमबत्ती जला दी और मोमबत्ती जल गया तो क्या हो गया, यहाँ पे हीट जनरेट हुआ और यहाँ का एयर क्या होगा, गर्म हो गया। तो ये क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी था। अब है मतलब कि काउजेज ऑफ विंड जनरेशन। अब हम विंड जनरेशन के कारण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विंड जनरेट क्यों होता है। तो हम लोग दो रीजन देखे हुए थे कि विंड जनरेट क्यों होता है। पहला रीजन क्या है, अनइवन हीटिंग पोलर एंड इक्वेटर। मतलब कि क्या कि अगर पोलर और इक्वेटर में अनइवन हीटिंग होगा, अनइवन हीटिंग, पोलर और पोल जानते हो, जैसे कि अगर अर्थ ये है तो अर्थ में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ, और इक्वेटर क्या हो गया, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है उसे इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा और पोल के अलग अलग क्या कहते हैं, एयर प्रेशर के कारण या फिर हीट के कारण क्या होता है, यहाँ पे आपको विंड देखने को मिलता है। इसका पीछे का हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा क्यों होता है। सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर। अर्थ का जो सेंटर है उसे इक्वेटर कहते हैं। जिस तरह से हम आपको बता दी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड जो भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। एंड 2 एक्सट्रीम पोजिशन आर पोल। मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं और ये पॉइंट को पोल बोलते हैं, और बीच वाले क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। पोल्स आर कूलर देन इक्वेटर। हम लोग जानते हैं कि पोल क्या होता है, हमेशा फ्रीज्ड रीजन होता है। क्या होता है, फ्रीज्ड रीजन होता है। लेकिन इक्वेटर पे जो होता है वो क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सनरे जो है, सनरे डायरेक्ट हीट करता है इक्वेटर को, लेकिन इधर जो लाइट जाता है स्प्लिट होकर जाता है, और पोल पे तो लाइट जाता ही नहीं है एक पोल पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पूरा पूरा फ्रीज्ड होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट सनरे जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इसी के कारण क्या होता है, विंड होता है या फिर एयर मूव करता है। कैसे, तो वो देख सकते हो आप। पोलर क्वेल एज हाई इंटेंसिटी ऑफ सन रे हीट एंड लाइट ऑन इक्वेटर एंड इट reduce we go other side of equator towards the pole. Cooler air from surrounding areas of the equator comes towards the equator to fill place of warmer which rises up due to sun setting. अब हम इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के जो इक्वेटर पे जो एयर होगा वो एयर क्या होगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट आ रही है, तो ऊपर जाएगा तो इसके सराउंडिंग से क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, मैं जूम कर देता हूँ। होता कुछ यूँ है कि यहाँ का एयर क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाती है, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से एयर क्या होते हैं, इक्वेटर की ओर आते हैं ताकि इस एयर जो ऊपर गया उसके खाली जगह को भरने के लिए। अब है अगला पॉइंट है, सिमिलरली कूलर एयर फ्रॉम पोल्स comes towards the surrounding area as the surrounding area having warmer than the poles। मतलब इसी तरह से, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये क्या होता है, यहाँ का हवा ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, इस हवा को खाली जगह भरने के लिए उधर से एयर आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोल की तरफ से तो सेम तरह से इधर ये हवा आ रही है, लेकिन इधर से उधर हवा जा रही है। ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गए।
मतलब यहाँ का हवा ऊपर जाता है तो इधर से हवा भरने के लिए आता है। अब यहाँ खाली हो गया तो उधर से आना चाहिए, लेकिन ये हवा उधर जाती है और ये हवा क्या आती है, इधर आती है। एक्चुअल में होता कुछ यहाँ पे एक सब पोलर रीजन होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक सब पोलर रीजन होता है। सब पोलर रीजन होने के कारण क्या होता है कि अर्थ जो रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के कारण यहाँ का जो एयर है ना वो क्या होता है, इधर उधर चला जाता है। क्या आता है यहाँ पे, इधर उधर चला जाता है, और यहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑब्वियसली एयर इधर उधर जाएगा तो एयर का वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब एयर वेट घटेगा, मतलब एयर प्रेशर घटेगा। तो इधर उधर जाने के बाद इसको इधर उधर चला जाता है एयर के रोटेशन के कारण, तो इधर से उसको क्या होने जाना चाहिए, एयर तो जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ देखते होंगे कि जो यहाँ पे ये जो रीजन है, इस रीजन से इक्वेटर की तरफ एयर आ रही है और इस रीजन से उधर की ओर जा रही है। इस रीजन पे 60 to 65 डिग्री नॉर्थ या फिर 60 to 60 डिग्री नॉर्थ साउथ एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सब पोलर रीजन बोलते हैं। और पोल से इधर की ओर हवा जाती है, उधर से भी उधर हवा जाती है, और इधर से इक्वेटर की तरफ हवा जाती है। तो ये होती है पूरे अर्थ पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहाँ पे हवा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होती है कि एयर का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से एयर ऊपर लिफ्ट किया तो इस जगह को भरने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से सीधा एयर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सीधा। लेकिन आप अगर इसको देखोगे ध्यान से तो एयर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, टेढ़ा है। टेढ़ा होने का कारण क्या है, तो वो भी उसका भी सेम ही रीजन है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। तो सॉरी, रोटेशन के कारण क्या होता है, इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है एयर के कारण, जो कि क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। These winds from north to equator to south equator are not straight as their direction change due to Earth's rotation on its axis। ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बोले कि डायरेक्शन क्या हो चेंज हो रहा है एयर का, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन हो रहा है। और आप देखिए कि विंड का क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट एयर को ही क्या, मूविंग एयर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, विंड। तो मतलब विंड यहाँ पे जनरेट हो गया। तो विंड मतलब क्या हो गया, पहला जो फैक्टर था कि अनइवन हीटिंग पोलर एंड इक्वेटर, पोल और इक्वेटर अलग अलग वहाँ पे टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विंड जनरेट होता है। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है लैंड और वाटर में अलग अलग हीट का होना। लैंड और वाटर पे अलग अलग हीट का होने के कारण भी क्या होता है, आपको हवा देखने को मिलता है। दिस अकर्स इन कोस्टल एरिया। ये कहाँ पे होता है, आपको कोस्टल एरिया पे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एक होता है सी ब्रीज। यहाँ पे क्या होता है, सी ब्रीज। दिस बिकॉज द विंड टू मूव फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड एंड द प्रोसेस आउट अकाउंटिंग ड्यूरिंग द डे, दीज आर कॉल्ड मानसून। कुछ इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। होता कुछ यूँ है, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, सी है, ऑब्वियसली जैसे फिगर में देखा है, और ये क्या हो गया, लैंड हो गया। जो सनरे है, सनरे जैसे ही इंसिडेंट होगी तो यहाँ का जो एयर है वो क्या हो जाएगा, गर्म जल्दी हो जाएगा। लेकिन इधर का एयर गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एयर को क्या हो गया, टेम्परेचर जाने ही नहीं दिया, ये टेम्परेचर सब एब्जॉर्ब करके खुद को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ का एयर क्या रहेगा, कूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई हीट एब्जॉर्ब करने वाला है नहीं, एयर को ही करना पड़ेगा। और एयर जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है और ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के कारण तो यहाँ का जो स्पेस है वो स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये स्पेस खाली होने की वजह से तो यहाँ पे तो एयर है, तो ये एयर क्या करेगा, इधर चला जाएगा। तो इधर से इधर एयर डे के टाइम में आती है, और इसे ही बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं इसे, सी ब्रीज। और रात के टाइम में क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या होता है, कूल डाउन होने लगता है। तो कूल डाउन होने लगता है तो यहाँ का सराउंडिंग एयर में क्या करता है, वो अपना हीट को रिलीज करता है। जैसे ही हीट रिलीज करता है तो यहाँ का एयर क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होकर क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो गर्म होकर ऊपर जाएगा तो फिर क्या करेगा, इधर का एयर तो ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो रात में इधर हीट छोड़ने वाला है नहीं, लेकिन दिन के टाइम में इधर क्या होता है, हीट छोड़ा जाता है। कैसे? तो जिस तरह से हीट गेन करके वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ था, सिमिलरली रात को जैसे ही हीट क्या होगा, सराउंडिंग का खत्म होगा, तो ये सराउंडिंग में हीट देना स्टार्ट करेगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही सराउंडिंग में हीट को रिलीज करेगा तो सराउंडिंग का एयर क्या हो जाएगा, आपको गर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और इसी एयर जो लैंड पे क्या है, कोई हीट तो छोड़ने वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाती है। तो ये एयर क्या होती है, इधर से इधर मूव करने लगती है, और इधर से इधर मूव करने के क्या बोलते हैं हम लोग, लैंड ब्रिज। और ये ज़्यादातर आपको रात को देखने को मिलता है। तो ये आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आई होप कि समझ में आ गया हो। लैंड ब्रिज क्या होता है, ये आप इस तरह से डिफिनेशन इसको लिख सकते हो
कि इसको आप इस तरह से दिस काउज द विंड मूव फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी प्रोसेस अकाउंटिंग कंटिन्यूअस ड्यूरिंग द नाइट। ये नाइट के कारण होता है और इसमें क्यों होता है, तो आप इस पॉइंट को पढ़ के भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं समर एंड विंटर विंड को देखते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग समर सीजन विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड ऑन अ लार्ज स्केल। समर सीजन में क्या होता है कि जो लैंड होता है, लैंड पे मतलब टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है और सी का टेम्परेचर कम होता है। तो हम लोग देख लिए कि सी से कैसे क्या होता है कि लैंड की तरफ हवा बहती है दिन के कारण में। तो ड्यूरिंग समर सीजन विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड ऑन लार्ज स्केल, मतलब कि सी से क्या होता है, विंड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लैंड की तरफ क्या होता है, ब्लो करता है। दिस विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स विद देम एंड फ्रॉम क्लाउड्स, मतलब कि ये जो विंड होता है वे विंड क्या करता है, अपने आप में वाटर रखता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वाटर है और ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया है तो समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ का एयर क्या करते रहेगा, ऊपर जाते रहेगा और यहाँ का वाटर वाला जो एयर है वो क्या हो, यहाँ पे वाटर वेपर बनेगा और यही वाटर वेपर वाला क्या हो जाएगा, इधर जैसे ही ऊपर जाएगा एयर तो खाली जगह बनेगा, तो उसको भरने के लिए इधर से विंड चला जाएगा। तो ये जो एयर इधर गया है, कौन सा एयर गया है, तो वाटर वेपर वाला एयर इधर मूव किया। ठीक है, और यही वाटर वेपर वाला उधर मूव करके क्या बना लेता है, क्लाउड फॉर्म कर लेती है। ड्यूरिंग मानसून सीजन दीज क्लाउड्स रेन एज द बिकम हैवियर। अब यही जो मतलब वाटर वेपर इधर मूव किया और यही वाटर वेपर इधर मूव करते करते बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर चला जाता है, तो मतलब वहाँ का एयर जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होने के कारण वाटर क्या मतलब कि जो क्लाउड है, क्लाउड का जो वाटर वेपर है वो क्या होता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगता है और ड्रॉपलेट होने के कारण, हैवियर होने के कारण ड्रॉपलेट फिर वाटर पे ज़मीन पे गिरने लगता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। रेन क्या होता है, रेन इज यूजफुल फॉर फार्मर्स फॉर इरिगेशन बट एक्सेसिंग रेन काउज फ्लूड्स एंड डिजीजेज, मतलब कि ये रेन फिर धरती पे गिरती है और धरती पे फिर ये वाटर रिसाइकल को क्या करते हैं, वाटर रिसाइकल का काम करती है। ये रेन बहुत ही हेल्पफुल होता है फार्मर वगैरह सब के लिए। लेकिन अगर ये रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा तो उसका काम वो क्या हो जाएगा, फ्लूड का फॉर्म ले लेगा। फ्लूड मतलब बाढ़ हो जाएगा। अगर ये रेन ना होगा तो आपको ड्रॉप मतलब सुखाड़ का फॉर्म ले लेगा। मतलब विंड ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, नहीं होना भी अच्छी बात नहीं है। मतलब विंड ये जो रेन है, ये रेन आपको नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। अगला पॉइंट है, ड्यूरिंग विंटर सीजन द विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, दे डू नॉट कैरी एनी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम देम, हैंस मानसून सीजन अकर ओनली आफ्टर समर सीजन। मतलब कि अब जब ये गर्मी चली जाती है तो टेम्परेचर क्या होता है धरती का, धीरे धीरे घटने लगता है। जब धीरे धीरे घटने लगेगा इधर का एयर क्या होता है, लैंड सी की तरफ मूव करने लगता है। लेकिन ये जो मतलब लैंड से सी की तरफ मूव करेगा, ये एयर में क्या होता है, कोई भी वाटर वेपर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर वेपर तो रेन का फॉर्म लेके चला गया, तो ये एयर मूव करता है। तो ये एयर मूव करते इसमें कोई वाटर वेपर नहीं होता है। इसीलिए रेन कभी भी विंटर के बाद नहीं होती है, समर के बाद होती है रेन। समझ में आ गया? अब आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट है थंडर स्टॉर्म। आप ज़्यादातर देखते होंगे जब बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, लाइटिंग होती है और वहाँ से बहुत सारे आपको स्टॉर्म मतलब तूफान देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों होता है इसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म इज द डिस्टर्ब स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएटिंग सवर वेदर कंडीशन मेनली हाई स्पीड विंड। स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म को डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो हाई स्पीड विंड। हाई स्पीड विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, थंडर स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म विद साउंड एंड लाइटिंग एंड टाइपिकली ऑल्सो हैवी रेन और हेल। मतलब कि स्टॉर्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड अगर विंड बहने लगी, मतलब विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसे हम लोग स्टॉर्म बोल देते हैं। और थंडर क्या होता है, थंडर में आपको बहुत ही हैवी साउंड सुनने को मिलेगा और आपको लाइटिंग देखने को मिलेंगी। और इसके साथ अगर आपको हैवी रेन और आपको स्टॉर्म देखने को मिलती है तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, थंडर स्टॉर्म। अगला पॉइंट है थंडर स्टॉर्म का। थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट एंड ह्यूमिड एरिया। थंडर स्टॉर्म कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड एरिया है वहाँ पे आपको थंडर स्टॉर्म देखने को मिलेंगे। हाई
temperature in this area causes hot humid with water vapors. All air rise up, so strong upward rising with water droplets are generated at high altitude. These water drops freeze and all foreign to forwards earth. Upward movement of air and downward movement of air water drop together causes lighting and sound. होता कुछ यूँ है कि जो वाटर जो मतलब अर्थ है, तो अर्थ से वाटर वेपर जैसे ही ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, वो ड्रॉप क्लाउड का फॉर्म ले लेते हैं. क्लाउड, क्योंकि ऊपर जाने के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, घटता है और कुछ कुछ फ्रीज भी हो जाता है. फ्रीज होने के बाद यहाँ पे तो वो क्लाउड क्या होता है, मूव करने लगती है क्लाउड के फॉर्म में. अब धरती पे तो मतलब आपको बार बार यहाँ पे सनरे हीट करते रहता है. सनरे हीट करने वाले यहाँ का एयर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है. तो यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो जाता है, घटता है, और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी. तो ये ज़्यादा प्रेशर वाला क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा. और दूसरा रीज़न ये भी होता है, जब ये वाटर वेपर जब ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के साथ ये क्या होता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है. और ड्रॉपलेट्स में जैसे ही कन्वर्ट होती है, तो हीट भी अपने आप से बाहर निकालती है. क्यों? क्योंकि ये जब वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हीट चाहिए होता है. और जब ये वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है, तो फिर ये क्या करता है, हीट को रिलीज़ करता है. तो जब ये क्लाउड में फॉर्म होता है, तो ये क्या होता है, हीट रिलीज़ करता है. और एनवायरनमेंट का जो एयर है उसको क्या कर देता है, ये मूवमेंट ला देता है उस एयर में. और जैसे ही मूव करेगा, उसका प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है. तो एयर प्रेशर जैसे ही घटेगा, तो ये नीचे का जो एयर है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा. नीचे का एयर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा. और ये जो कोल्ड एयर है वो इसको भरने के लिए क्या चलाया जाएगा, नीचे चलाया जाएगा. और ये ऊपर एयर जा रही है और ये नीचे एयर जा रही है. तो इस दोनों के बीच में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है. फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफ़र होती है. और यही चार्जेस जब एयर जब चार्ज लेके बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चार्ज लेके नीचे आता है, तो नीचे ग्राउंड पे कोई अगर बड़ा सा ट्री है या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उससे ये चार्ज क्या करना चाहता है, अपने को इससे रिलीज करना चाहता है, मतलब चार्ज को डोनेट करना चाहता है. तो जब बड़ी बड़ी ट्री को देखता है, तो ये चार्ज अपना ट्री पे देता है और ग्राउंड में चला जाता है. तो इससे जो चार्ज जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लाइट निकलती है. और लाइट निकलती है तो उसे ही बोलते हैं लाइटिंग. और ये जब चार्जेस ट्रांसफ़र होती है, तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में साउंड क्रिएट होता है, और उसे बोल देते हैं थंडर. और इसी एयर का जो मूवमेंट है, इसी एयर मूवमेंट में क्या होता है, एयर का फ्लो भी होता है. और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर फ्लो होता है. अगर ज़्यादा अमाउंट में एयर फ्लो हो गया, तो उसे बोल देते हैं स्टॉर्म. और जब ये तीनों एक साथ मिल जाएगा, तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, थंडर स्टॉर्म. आई होप कि आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आ गई होगी. अब फिर चलते हैं अगला पॉइंट पे. और अब हम लोग देखते हैं साइक्लोन के बारे में. साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो प्रेशर. साइक्लोन का डिफिनेशन यू कैन से कि साइक्लोन क्या है, कि लार्ज एयर मास का रोटेशन है जिसके बीच में बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है. अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, इसमें ये कह रहा है वाटर वेपर्स आर फॉर्म व्हेन वाटर इज हीटेड. वाटर वेपर कब फॉर्म होता है, जब वाटर को हीट मिलती है. दिस हीट इज रिलीज टू एटमॉस्फेयर व्हेन वाटर वेपर्स कन्वर्टेड टू एयर वाटर ड्यूरिंग रेन्स. मतलब कि ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर किस में बदल जाता है, वाटर में, जब रेन होती है. द हीट रिलीज वार्म्स एयर एंड मेक्स इट वार्म अप, ऑल्सो रन रिजल्ट इन डिक्रीज एयर प्रेशर. Hence, cool air surrounding rushes to take the warm air place. This repeat till a low pressure system with surrounding high speed wind is created. This is called cyclone. Cyclone depend on wind speed, direction, and temperature, humidity. अब देखो क्या होता है. होता कुछ यूँ है कि जहाँ से वाटर वेपर ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के साथ क्या होता है, वाटर वेपर जाने के बाद ये क्या हो जाता है, आपको मतलब क्लाउड में फॉर्म होने लगता है. क्लाउड में फॉर्म होने लगता है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर ऊपर जाते हैं हम लोग, क्या होता है, टेम्परेचर घटता है. तो जब ये एयर ऊपर जाता है तो टेम्परेचर घटा, तो ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर किस में बदल जाता है, ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है. जब ये ड्रॉपलेट्स में बदलता है, तो इससे हीट रिलीज होती है. क्यों? क्योंकि जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये हीट ले रहा था. और जब ये वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट करता है, तो ये हीट लिया गया हीट क्या कर देता है, बाहर करता है. तो बाहर करेगा तो सराउंडिंग का एयर क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा. और सराउंडिंग का एयर एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हीट हो गया ये एयर. जब ये एयर हीट हो जाता है, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर जाएगा. अब ये ऊपर चला जाएगा, तो इस स्पेस को भरने के लिए कहीं दूसरे जगह से यहाँ पे आपको विंड आनी चाहिए भरने के लिए. और यही जब बार बार प्रोसेस होने लगती है, तो क्या हो जाती है,
आपको घूमता हुआ एयर इसके बीच में फॉर्म हो जाता है। यही क्या हो जाता है, पूरा पूरा ये घूमने लगता है और घूमने के कारण ये बीच में तो एयर वेपर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है और ये जो एयर पूरा पूरा मूव करने लगता है, यही मूविंग ऑफ एयर क्या कहलाता है, आपका साइक्लोन का फॉर्म होता है। आई होप कि आपको इस साइक्लोन भी समझ में आ गया होगा। और इसी साइक्लोन का जो है अलग अलग नामें हैं, वो साइक्लोन की का अलग अलग नाम, दो नाम अलग अलग हैं, जो कि हरिकेन और टाइफून। हरिकेन साइक्लोन को यूएसए में कहा जाता है और टाइफून क्या हो जाता है, जापान और फिलीपींस में कहा जाता है। जनरली देखा जाए तो लोगों का ये कहना है कि ये जो हरिकेन और टाइफून है ये अलग अलग नाम है बस, लेकिन साइक्लोन की तरह से ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता कुछ यूँ है। ये हरिकेन या टाइफून जो होता है, ये साइक्लोन अगर इधर से मूव करती है तो हरिकेन क्या होता है, इधर से मूव करता है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है साइक्लोन का, तो उसे हरिकेन और टाइफून कहा जाता है। ये दोनों सेम वर्ड होते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरह से साइक्लोन आपका फॉर्म होती है। तो सोर्स, साइक्लोन का सोर्स क्या होता है, तो पहले सोर्स से पहले से देखते हैं कि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए एक एक्यूरेट, एक एग्जैक्ट आपको विंड स्पीड चाहिए। किसी भी विंड स्पीड पे साइक्लोन फॉर्म नहीं होगी, और विंड स्पीड, इसका डायरेक्शन भी एक सही होना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर भी एक्चुअल में साइक्लोन फॉर्म होने वाली एक टेम्परेचर भी होनी चाहिए, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी उसी मात्रा में होना चाहिए। तो ये चारों फैक्टर एक सही अमाउंट में, मतलब सभी सही अमाउंट में, जब ये फैक्टर, चारों फैक्टर अगर एक जगह सही अमाउंट में मिल जाते हैं तब साइक्लोन का फॉर्म होती है। एक वर्ड यहाँ पे है, आप देखते होंगे कि साइक्लोन को फॉर्म होने के लिए आपको ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत होती है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा कहाँ रहेगी, ओशियन के साइड में, ओशियन या सी साइड में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए देखते हैं कि साइक्लोन जो होती है वो आपको ज़्यादातर कोस्टल एरिया या फिर सी में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। और ये जैसे ही लैंड की तरफ जाती है तो ये ह्यूमिडिटी कम होती जाती है और साइक्लोन क्या हो जाता है, रुक जाता है। इस तरह से आप ये फेनोमेनन देखते हैं। अब सोर्सेस ऑफ साइक्लोन को देखते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन कंटेंट्स, मतलब इस स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन में क्या क्या होता है। पहला होता है आई। आई क्या होता है, आई लो प्रेशर एंड एरिया ऑफ सिंकिंग एयर इज डायमीटर रेंजेस फ्रॉम 10 to 100 किलोमीटर। हमने अभी भी बताया कि जो बीच में होता है, साइक्लोन के बीच में एक छोटा सा एरिया ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ही कम प्रेशर होता है, बहुत कम प्रेशर होती है। उस कम प्रेशर वाले एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, आई बोलते हैं। और आई के साइड में क्या होता है, एक डेंस क्लाउड होता है। क्या होता है आई साइड में, डेंस क्लाउड सराउंडिंग आई हैविंग अ मैक्सिमम विंड स्पीड इज काउजेज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। आई के पास में बहुत ही कम डेंसिटी या फिर कम प्रेशर होने के कारण इसके आसपास बहुत ही ज़्यादा स्पीड में विंड सर्कुलेट करती है और बहुत ही सारा डस्ट पार्टिकल्स होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई वॉल। ठीक है। थर्ड है स्पिरल रेन बैंड्स ऑफ क्लाउड एस्पायरिंग इनटू आई वॉल एंड इट कंटेन्स हैवी रेन। इसके बीच में बहुत हैवी रेन भी होती है, उस हैवी रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिरल रेन बैंड्स। हमने बताया कि जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट ऊपर जाता है वो क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रॉपलेट नीचे आए तो आएगा ही ना, तो ये जो नीचे आता है ना, इसे हम लोग बोल देते हैं रेन। और यही रेन को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, अगर ये साइक्लोन में रेन होने लगेगी तो इसे हम बोलते हैं स्पायरल रेन बैंड्स। तो आई होप कि साइक्लोन पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डिस्ट्रक्शन बाय साइक्लोन। साइक्लोन से क्या क्या डिस्ट्रक्शन या फिर क्या क्या आपको मतलब क्या क्या परेशानियां झेलने पड़ेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है, ईस्ट कोस्टल ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्टल कहने का मतलब उड़ीसा इज अ प्रोन ऑफ साइक्लोन बीइंग कोस्टल एरिया। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साइक्लोन होने को देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है उड़ीसा। साइक्लोन हीट एरिया रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब साइक्लोन हीट करता है किसी एरिया पे, वहाँ पे बहुत सारे ज़िंदगी, मतलब बहुत सारे एनिमल और ह्यूमन्स की डेथ होती है, बहुत सारे प्रॉपर्टी, कम्युनिकेशन वहाँ सबका पूरा पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, पूरा टूट फूट जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या हो जाता है, पूरा पूरा फूट जाता है। यहाँ पे आपको फिगर भी देखने को मिलता है साइक्लोन के बाद का फिगर कैसा होता है। साइक्लोन काउजेज अ वॉल ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम सी टुवर्ड्स शोर रिजल्टिंग इन डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन। साइक्लोन क्या करता है, सी से कोस्टल एरिया की तरफ बहता है, तो सी से बहुत वाटर क्या होता है, इधर से इधर लेके आता है, और यही वाटर बहुत मतलब फ्लूइड्स का भी फॉर्म ले लेती है और बहुत चीज़ें तोड़ फोड़ के क्या कर देती है, निकल जाती है। साइक्लोन ऑल्सो बिरिंग हैवी रेनफॉल विच क्लाउड्स हैविंग वेरी फ्लूइड सिचुएशन। और साइक्लोन जैसे ही कोस्टल एरिया में आता है बहुत ज़्यादा रेन होती है, उसके साथ साथ हम लोग देखे थे अभी ऊपर, तो उसमें क्या होता है, उस रेन के कारण बहुत फ्लूइड भी
आने की सिचुएशन बन जाती है। डैमेजेस एग्रीकल्चर लैंड एंड रिड्यूस फर्टिलिटी, और ये क्या करता है, लैंड पे जो भी क्या कहते हैं क्रॉप्स उग रहे होते हैं सबको तहस नहस कर देती है, और उसका जो लैंड सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको भी क्या कर देती है, ये बर्बाद कर देती है। तो इस तरह से साइक्लोन का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। साइक्लोन के बाद हम लोग देखते हैं टोर्नेडो को। टोर्नेडो क्या होता है, और टोर्नेडो इज अ वायलेंटली रोटेटिंग डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीच्ड फ्रॉम स्काई टुवर्ड्स ग्राउंड। टोर्नेडो और साइक्लोन का फर्क यही है, टोर्नेडो में क्या होता है, ब्लैक टाइप से क्लाउड भी क्या होता है उसके साथ मूव करते हैं, और फनल शेप में अर्थ से भी ग्राउंडेड होते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ टोर्नेडो रेंजेस फ्रॉम फ्यू मीटर टू किलोमीटर, मतलब ये 1-2 किलोमीटर का होता है। लेकिन अगर आप साइक्लोन का देखेंगे तो इसका एरिया कितना होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जब बताया था कि उसका जो आई होता है, आई का एरिया कम से कम 100-200 मतलब किलोमीटर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे हम बताए हुए हैं एरिया का, देखो 10 से 100 किलोमीटर का इसका सिर्फ आई होता है, ये छोटा वाला एरिया आई 10 से 100 किलोमीटर का होता है। लेकिन टोर्नेडो का पूरा ये जो होता है वो कितने का होता है, फ्यू टू मीटर टू किलोमीटर, मतलब बहुत कम मीटर से लेके किलोमीटर, मतलब ये छोटा अमाउंट का साइक्लोन यू कैन से होता है। साइक्लोन हीट एरिया मतलब कि इसी तो हो गया, आगे हम लोग देखने वाले हैं। हम तो साइक्लोन के बारे में, अब हम टोर्नेडो के बारे में पढ़ रहे थे। It grow bigger by taking dust and anything else near it. A smaller tornado can merely make dust rotate with itself, whereas bigger tornado can take व्हीकल और इवन हाउसेस। ये टोर्नेडो छोटे मोटे अमाउंट में भी होते रहते हैं और बड़े बड़े अमाउंट में ही होते हैं। जो छोटे छोटे अमाउंट के टोर्नेडो होते हैं वो क्या करता है, बस छोटे मोटे धूल वगैरह सबको अपने साथ लपेट के घुमाता है। लेकिन यही टोर्नेडो जब बहुत बड़े साइज का होता है तो ये क्या करता है, घर वगैरह सबको भी उड़ा के लेके चला जाता है, और व्हीकल गाड़ी वगैरह सबको क्या कर लेता है, अपने बीच से ये ऊपर उठाता है, इस तरह से ऊपर ले जाएगा और घुमा के फेंक देता है। इस तरह से टोर्नेडो पूरा काम करता है। इट सक्स एवरीथिंग फ्रॉम बॉटम एंड थ्रो देम आउट फ्रॉम द टॉप। ये क्या करता है, इसका जो बॉटम होता है, ये जो फनेल है, फनेल का जो बॉटम होता है यहाँ से सभी चीज़ को अपने में सक कर लेता है, ऊपर जाके क्या करता है, सबको थ्रो कर देता है। तो इसका यही वर्क होता है टोर्नेडो का। टोर्नेडो कैन अटेन अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। टोर्नेडो का जो स्पीड हो सकता है या फिर टोर्नेडो का जो एयर स्पीड होगा वो लगभग 300 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से वहाँ पे विंड वर्क करता है। दे कैन फॉर्म विद इन साइक्लोन। ये क्या होता है, साइक्लोन के बीच में भी फॉर्म हो सकता है या फिर साइक्लोन के बिना भी कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है। अगला पॉइंट है हमारा कि एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर विंड स्पीड। एनीमोमीटर क्या करता है, ये विंड स्पीड को मेजर करता है। इन कंसिस्ट ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर टू मेजर विंड स्पीड बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट। ये क्या करता है, इस तरह से आप में देखते होंगे यहाँ पे एक कप टाइप से स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ये कप स्ट्रक्चर ये क्या करता है, इसमें जैसे ही एयर प्रेशर आता है ये क्या करने लगता है, घूमने लगता है, और यही घूमने लगता है तो इसी घूमने पे क्या करता है, स्पीड कैलकुलेट कर ले जाता है। इट कैन ऑल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ विंड। ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ विंड को भी शो करता है। जैसे कि यहाँ पे एरो लगा हुआ है तो एरो क्या कर रहा है, डायरेक्शन विंड के डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये जो है ये क्या कर रहा है, आपको स्पीड दिखाएगा, किसका, विंड का। तो ये होता है आपका एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी मेजर्ड एंड प्रिकॉशंस, मतलब कि जब कोई कभी भी थंडर स्टॉर्म या फिर साइक्लोन या फिर टॉर्नेडो अगर कहीं हो रही है या फिर होने वाली है, अगर हमको न्यूज़ से पता चले तो हमको क्या क्या करना चाहिए उसको हम लोग देखने वाले हैं। In case of cyclone or tornado, following are the safety measure of taken behalf of government and people। ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले ये सेफ्टी है, इसके वजह से आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, आपको एक्शन ले लेनी चाहिए जब भी कभी भी साइक्लोन और टॉर्नेडो आए तो। पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट शुड फोरकास्ट साइक्लोन 24 आवर्स इन एडवांस विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड रेडार्स। मतलब कि गवर्नमेंट को कम से कम 24 आवर में मतलब कि पूरा क्या करना चाहिए, फोरकास्ट कर देना चाहिए। मतलब कि 20 आवर पहले एटलीस्ट जो साइक्लोन और टॉर्नेडो आने वाले हैं इसको के बारे में क्या करना चाहिए, पहले बता देनी चाहिए, और ये पूरा फोरकास्ट कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। साइक्लोन एंड टॉर्नेडो शेल्टर शुड बी मेड फॉर पीपल लिविंग इन साइक्लोन prone areas. These are rooms made underground and away from source having no windows। मतलब कि जब भी साइक्लोन का जो घर बनाया जाता है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए घर, या फिर अगर आपका घर अंडरग्राउंड नहीं है तो साइक्लोन आते ही आप ऐसे घर में चले जाएं जो अंडरग्राउंड है और उसमें कोई विंडो नहीं है।
क्विक कम्युनिकेशन टू गवर्नमेंट एजेंसीज, फिशरमैन, पोर्ट्स और टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट एंड मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन। तो जैसे ही आपको भी पता चले, गवर्नमेंट अगर को पता नहीं चलती है इस एरिया में साइक्लोन या टोर्नेडो आई, तो आपको तुरंत गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करना चाहिए। जितने भी फिशर वगैरह मैन वगैरह सब हैं पोर्ट वगैरह सब पे, उन सबको क्या करना चाहिए, पूरा अरेंज करके उस सबको बचाने की कोशिश, तुरंत पूरा एक्टिव होके उसको एक सेफ प्लेस पे ले जाने का काम करनी चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, डिस्ट्रक्शन कम हो सके। ठीक है। एज एन इंडिविजुअल व्हेन साइक्लोन और टोर्नेडो स्ट्राइक द टेक शेल्टर अंडर टेबल्स। अगर हम अकेले हैं तो जब भी साइक्लोन और टोर्नेडो आए तो हमको क्या करना चाहिए, किसी टेबल के अंदर या फिर किसी भी घर या फिर किसी भी आर्म के नीचे या फिर उसके नेक के नीचे, किसी भी मतलब कॉर्नर है किसी हाउस का या फिर किचन का जो टेबल होता है उसके नीचे जाकर हमको क्या करना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम वाटर इन साइक्लोन हीट एरियाज एज अ वाटर माइट बी कंटेमिनेटेड। मतलब कि हमको वाटर की जो हीट है उससे हमको बचनी चाहिए। स्टे इनसाइड हाउस, मतलब जब भी साइक्लोन आए तो हमको क्या करना चाहिए, घर के अंदर रहनी चाहिए। शुड नॉट इग्नोर वार्निंग फ्रॉम मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब अगर मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देती है इसके रिगार्डिंग तो हमको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। शुड वी हैव ऑल इमरजेंसी नंबर, हम लोग को इमरजेंसी नंबर होनी चाहिए कि इस कॉल में हम लोग को क्या करना है कि इमरजेंसी कॉल करके हम लोग को जो भी किट वगैरह सब है उसको पहुँचाना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स फुल ऑफ वाटर एज roads might be damaged on the or vehicle may get stuck with water going inside and machinery। मतलब ये कह रहा है कि जब आप कभी भी साइक्लोन या फिर टोर्नेडो आए तो हम लोग को ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। गाड़ी बरस में पानी ढुक गया, फिर मशीन बरस में पानी ढुक गया, वो खत्म वहीं पे बंद हो जाएगी, और अगर गाड़ी में पानी चला गया तो आप वहाँ पे मर जाओगे। तो हम लोग क्या करना है, ड्राइविंग छोड़ के तब वहाँ से क्या करना चाहिए, हमको सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए। साइक्लोन टोर्नेडो कैन काउज डैमेज टू इलेक्ट्रिक पोल्स एंड इट में काउज शॉर्ट सर्किट एंड इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स। ये साइक्लोन टोर्नेडो क्या कर सकता है, पोल वगैरह सब को तोड़ ताड़ के उसमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी में शॉक वगैरह सब क्या कर सकता है, दे सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, बल्ब वगैरह सब पूरा बंद कर लेनी चाहिए। कॉपरेट एंड हेल्प अदर्स, मतलब कि आप पड़ोसियों से या फिर आपके आसपास जो भी लोग हैं उससे कॉपरेट कीजिए और आप आपस में एक दूसरे से हेल्प कर लेके एक दूसरे को बचाव करनी चाहिए। तो इतने सेफ्टी रूल्स थे जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्ट्रक्शन या फिर डिजास्टर को इसको कम कर सकते हैं। ये थे कुछ प्रिकॉशंस। अब जो है इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक खत्म हो जाता है, तो ये चैप्टर आज यहीं खत्म होता है। आई होप कि ये समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।